हम हितों के लिए लड़ाई कर सकते हैं, इनके हक के लिए लड़ेंगे। आप आवाज उठाओ, हमारी नर्सेज जहां भी ड्यूटी कर रही है उनके साथ में कहीं भी कुछ हो रहा है, सबसे पहले आवाज उनको उठानी पड़ेगी, आप लोगों को उठानी पड़ेगी। आप लोग आवाज उठा के हमारे पास आओगे, हम आपकी आवाज बनेंगे। उस गूगल फॉर्म के थ्रू हम लोगों ने लोगों की प्रॉब्लम्स कलेक्ट करी, उन जो पर्टेन जिस डिपार्टमेंट से करती थी उस डिपार्टमेंट के पास पहुंचाई। वहां पहुंचने के बाद उन लोगों ने उस चीज को अपने इफेक्टिव वे में सॉर्ट आउट करने की कोशिश करी और उनका काम हुआ। इसलिए आपको एश्योर करते हैं, हम केडर के लिए काम करेंगे, सही लोगों के लिए काम करेंगे, सही के लिए काम करेंगे, गलत नहीं करेंगे, पार्शियलिटी नहीं करेंगे, किसी का नुकसान नहीं होगा, किसी के पर्सनल पे जाके काम नहीं करेंगे। जहां आपके साथ में गलत हो रहा हो आप अपनी आवाज उठाइए, हम आपकी आवाज बनेंगे। सही लोगों का साथ दो, सच्चे लोगों का साथ दो, नर्सिंग केडर का भला होगा, नर्सिंग केडर का विकास होगा। हेलो, आप सबका स्वागत है आज के हमारे पॉडकास्ट में, जिसमें हमारे मेहमान हैं लोकनायक हॉस्पिटल नर्सेज यूनियन के करंट जनरल सेक्रेटरी अमित पांडे जी और टीम लक्स की ओर से प्रेसिडेंट पोस्ट के लिए उम्मीदवार अनिल कुमार चौधरी जी और जनरल सेक्रेटरी पोस्ट के लिए अमित पांडे जी। तो आप सबका स्वागत है। आज हम डिस्कस करेंगे टीम लक्स का मैनिफेस्टो के बारे में और जो ज्वलंत मुद्दे हैं उनके बारे में। तो आइए, आप सबका स्वागत है, शुरू करते हैं। नमस्कार। जैसे आपको अभी इंट्रोडक्शन मिला है कि हमने अभी जो आपको सुनने को मिला कि जनरल सेक्रेटरी जो सर हैं हमारे अमित पांडे जी, जो प्रेसिडेंट पोस्ट के लिए जो हमारे पास अनिल चौधरी जी हैं, इनका वापस से स्वागत करते हैं और इनके लिए कुछ हमारे पास थॉट्स हैं, कुछ क्वेश्चन है जो इनके सामने रखे जाएंगे। तो आज का मेरा पहला क्वेश्चन है अमित जी से कि अमित जी, आप फिर से तैयार हैं अपनी टीम को लेके चुनावी मैदान में? थोड़ा बताइए इस बारे में, क्या नया लेके आए हैं आप? थैंक यू मनीष जी, आप लोगों ने सबसे पहले तो हमारे को इस काबिल समझा कि हम लोग इस जगह पर आ सके और हम दोनों यहाँ पर आपके सवालों के कुछ जवाब देने के लिए। तो बिल्कुल मैं इस बारे में बताना चाहूंगा कि हमने काम जो किए, बहुत सारे काम हम लोगों ने किए लोगों तक, लेकिन पहुंच नहीं पाए, उसके कोई कई कारण रहे। तो इसी वजह से हमें लगता है कि हमें वापस लोग सुनेंगे। हम सबसे पहला जो चीज मैं यहाँ पे बताना चाहूंगा वो ये है कि हम लोगों के बीच की आवाज बने, डायलॉग हमने करे। मीन्स पहले क्या था, कम्युनिकेशन वन वे हुआ करता था, आज हमने इसको टू वे कम्युनिकेशन बनाया है। अगर हम किसी ने हमें कॉल किया या किसी ने हमें बुलाया तो हम वहां पर जरूर पहुंचे हैं, हम वहां पहुंचे, उनकी बात सुनी है, जहां तक हो सका है हम लोगों ने उनके मुद्दे सुन करके उन्हें सॉल्व करने के लिए प्रयास करें, अथक प्रयास करें। उसमें कई कठिनाइयां भी आई, कुछ मुद्दे हो नहीं पाए, लेकिन ज्यादातर काम हमने किए, वो लोग जानते हैं। अमित जी, आपने ये बात तो बहुत अच्छी बताई है कि नर्सेज के हित में बहुत सारा अच्छा काम किया आपने, लेकिन और क्या क्या किया आपने ऐसे काम जो एक बार बता सकते हैं? हाँ बिल्कुल मनीष जी, मैं इसमें बताना चाहूंगा। जैसे सबसे पहले मैं बात करता हूँ हमारे यहाँ पे एमएससीपी को लेकर के। पहले क्या होता था कि एमएससीपी को लगने में 3 से 5 साल लग जाते थे, बहुत बड़ा मुद्दा था। एमएससीपी 3 से 5 साल लगना एक अपने आप में चैलेंजिंग काम था। तो हमने एमआरडी के साथ कोलैबोरेशन करा, मीटिंग करी, बहुत सारी बातें उन लोगों के साथ करी और उन मीटिंग्स के साथ जो जहाँ कमियां आ रही थी उन चीजों को लेकर के लाइजनिंग यूनियन की तरफ से की गई, और जिससे कि अब ये मुद्दा क्या है कि 1.5 से 2 साल में पूरा हो जाता है। अभी भी हम इस पे काम कर रहे हैं और आगे भी हम समझ रहे हैं कि अगर हम आते हैं तो हमारे एजेंडे में ये है कि इसको और कम करेंगे। ये लगभग साल भर के अंदर हो जाना चाहिए। अभी 2014 वाले बैच और 2004, 2014 और 1994 वाला जो बैच है, इनके एमएससीपी का काम चल रहा है, जो कि उम्मीद है कि 2025 में हो लग जाना चाहिए। इसके अलावा हमारा दूसरा था एलटीसी रिएम्बर्समेंट या मेडिकल बिल के जो रिएम्बर्समेंट है, इनका मैटर भी था। ये भी काफी लंबे समय से चलते थे, बहुत लंबा समय लगता था इनमें, 2 से 3 साल लग जाते थे मेडिकल बिल को क्लियर होने में, एलटीसी के रिएम्बर्समेंट को क्लियर होने में। अभी आ चुके हैं लगभग साल से 1.5 साल के बीच में ही क्लियर हो जाता है। कई मैटर में साल भर के अंदर क्लियर हो जाता है। मेडिकल बिल तो काफी जल्दी क्लियर हो रहे हैं, फिर भी हमने इसको अपनी तरफ में रखा है कि कैसे भी करके इसको और जल्दी हम लोग सॉल्व करेंगे, ठीक है। इसके बाद हम लोगों ने एक ब्राइब को लेकर के एंटी ब्राइब कैंपेन चलाया था। उसमें हम लोगों को बता नहीं पाए, लेकिन जब हम लोग आए थे उस समय कई लोग ऐसे थे एमआरडी के अंदर जो लोगों की ब्राइब डायरेक्टली बाद मिल लेते थे। हमें उनके खिलाफ कई एविडेंस मिले, उन एविडेंस के बेसिस पे और उनकी हम लोगों ने शिकायत करी और उनके ट्रांसफर करवाए। ये डायरेक्ट काम हम लोगों ने किया, उन लोगों को जगह से हटवाया। ये लोग जो उनके विक्टिम रहे हैं वो सब जानते हैं और उन लोगों ने हमें इसका थैंक यू भी कहा था। इसके अलावा रिटायरमेंट पॉलिसी के लिए हम लोगों ने काम करा, हैप्पी रिटायरमेंट एक हम लोगों ने करा था। इसमें क्या हुआ था कि जब हमारे नर्सेस को रिटायरमेंट के टाइम पे क्या था कि जब हमारा एपकॉन ऑडिटोरियम, एक तो वो था ऑडिटोरियम रिनोवेशन में चला गया था, तो उन्हें ऑडिटोरियम की प्रॉब्लम हो रही थी प्रोग्राम करने के लिए, सुपर एनिवर्सरी प्रोग्राम के लिए। तो उस समय हम लोगों ने हमारी लाइजनिंग करी मेड्स के साथ, ठीक है, मौलाना आजाद डेंटल साइंस इंस्टीट्यूट ऑफ डेंटल साइंस के साथ। उनके साथ हम लोगों ने कोलैबोरेशन करा, बात करा
तो उन्होंने बताया कि वहाँ के चार्जेस होते हैं, उन चार्जेस को भी हम लोगों ने रोका, कम कराया, फ्री ऑफ कॉस्ट इन लोगों के लिए करा। और लगभग 9 लोगों का रिटायरमेंट पिछले 3 साल के अंदर, 9 से 12 लोगों का, जितना मुझे याद है, 12 लोगों का रिटायरमेंट वहाँ पे करवाया, जो कि फ्री ऑफ कॉस्ट उनको हुआ। नेक्स्ट हम लोगों ने किया जो बहुत इंपॉर्टेंट काम था, वो जीरो विजिट पॉलिसी लॉन्च करी। वो एक हमारी तरफ से समझ में आता है कि एक माइलस्टोन था कि जीरो विजिट पॉलिसी टू एमआरडी। इसके लिए हम लोगों ने गूगल फॉर्म लॉन्च किया। उस गूगल फॉर्म के थ्रू हम लोगों ने लोगों की प्रॉब्लम्स कलेक्ट करी, उन जो पर्टेन जिस डिपार्टमेंट से करती थी उस डिपार्टमेंट के पास पहुंचाई। वहां पहुंचने के बाद उन लोगों ने उस चीज को अपने इफेक्टिव वे में सॉर्ट आउट करने की कोशिश करी और उनका काम हुआ। उसका नतीजा ये मिला कि जो ड्यूरिंग टाइम 12 से 1 का टाइम है, उसमें वहां पर एमआरडी में विजिट करने वाले लोगों में भाई सब काफी कमी आई। मतलब ये काफी धीरे धीरे कम हुआ और हमारी इच्छा है कि अब आप आए हैं, हम लोग इसको और इफेक्टिवली इम्प्लीमेंट करें और वहां पे जीरो विजिट पॉलिसी पे लेके आ जाए। ये बहुत अच्छा काम हमारी तरफ से एक हो जाएगा। इसके अलावा एक मैटर हुआ था जिसमें कि एक डेड फीटस का मैटर हो गया था गायनी के अंदर, एक बहुत बड़ा मैटर हुआ, मीडिया में भी आया था। बिल्कुल मीडिया में भी आया था। उसमें ये हुआ था कि जब एक ग्रीमेस सी मतलब एक डेड फीटस हुआ, उस फीटस को इन्होंने पैक करके जब डॉक्टर्स ने उसको हैंड ओवर कर दिया, सैंडोर का काम डॉक्टर्स का होता है। जी, तो उसके बाद क्या हुआ कि उनमें कुछ ग्रीमेस सी आवाज सुनाई दी उनको। तो पेरेंट्स जो थे वो लोग वहां पे गायनी में पहुंचे के उन्होंने हंगामा कर दिया। लगभग 50 से 70 लोग वहां पे इकट्ठे हो गए। ये रात को 7:45 बजे की बात थी। इवनिंग स्टाफ था, वो जा रहा था, नाइट स्टाफ आ रहा था, लड़कियां थी सारी। गायनी कैजुअलिटी का मैटर था। उनको उन्होंने डर के मारे कमरा बंद करा, बहुत बड़ा मैटर हुआ। उसके बाद हालांकि उस बच्चे को वेंटिलेटर पे लिया गया, काफी सारी चीजें वहां पे करी गई उसमें। लेकिन इसमें क्या हुआ कि फाइनली कल्प्रिट हमारी नर्सेस को ठहराया गया एडमिनिस्ट्रेशन के थ्रू, और उसमें ये लगाया गया कि कैसे भी करके इन दोनों को थोड़े दिन के लिए सस्पेंड कर दिया जाए ताकि पीजी को बचा लिया जाए, नहीं तो पीजी के लिए प्रॉब्लम हो जाती है। जब दबाव पड़ा मीडिया में, तब हम लोगों ने डायरेक्टली इसमें इन्वॉल्व हुए और हम लोगों ने उसमें एमडी के और प्रशासन के खिलाफ हमने काफी आवाज उठाई, एमडी सर के साथ बात करी और वहां पर उनको सस्पेंड होने से बचाया। ये बात वो जानते हैं और उन्हें प्रॉपर वहां से सिर्फ इनका ट्रांसफर करवा करके उन लोगों को वहां से बचाया। ये भी एक बड़ा मुद्दा था। इसके बाद हम लोगों ने वहां पे ओटी अलाउंस का एक मैटर था। ओटी अलाउंस काफी समय से फाइल चलती थी, लेकिन ओटी अलाउंस बहुत टाइम से हमने देख रहे थे कि नहीं लग पा रहा था, अप्रूव नहीं हो पा रहा था। लोगों के लिए बहुत बड़ा मुद्दा बन चुका था कि ओटी अलाउंस कैसे लगेगा। तो उसके लिए डायरेक्टली हम लोग इन्वॉल्व हुए, हम लोग वहां पे गए, हमने लोगों से डेटा कलेक्ट करा, किस जो लोग हमारे एलिजिबल कैंडिडेट थे सर, उन एलिजिबल कैंडिडेट्स का हम लोगों ने डेटा तैयार करा। तो हमें उस समय फर्स्ट लिस्ट के अंदर 94 लोग हमें मिले जिनको की ओटी अलाउंस मिलना चाहिए था। तो हमने क्या करा कि उनकी लिस्ट बनवाई, तैयार करी, एनएस ऑफिस में सबमिट कराई। एनएस ऑफिस के बाद की लाइसेंसिंग हम लोगों ने एमआरडी के साथ पर्सनली करी ताकि उन लोगों को वो मिले। और आप मजे की बात देखिए, बस पहली बार ऐसा हुआ इतिहास में कि ओटी अलाउंस तो मिला साथ में एरियर सबको मिला है ना? कई लोग ऐसे हैं जिनमें मैं भी हूँ। बिल्कुल मैं आईसीयू से चालू हुआ, इमरजेंसी से चालू हुआ और ओटी किया मैंने। लेकिन जब मेरा ओटी अलाउंस लगा, काफी दिन बाद लगा था मुझे भी, लेकिन मुझे कभी एरियर नहीं मिल पाया। और मैंने मेरे लेवल पे कोशिश की थी उस टाइम पे, 6 पे कमीशन की बातें थी वो 2012-13 के आसपास की, लेकिन मुझे नहीं मिल पाया। इन लोगों की सबसे अच्छी बात है कि जिस डेट से जिन बच्चों के नाम आए हैं, लेकिन 7 पे कमीशन के बाद में आए हैं वो नाम, मतलब वो जो रूलिंग आई है, जो भी आई है, मुझे उसके बारे में इतना आइडिया नहीं, लेकिन जिनके 7 पे कमीशन के बाद में ओटी अलाउंस ऐड हुआ है, उन लोगों को एरियर दिलाया है। अब कुछ ओटी अलाउंस के है क्राइटेरिया है, कुछ स्पेसिफिक एरिया है, उन्हीं में वो मिल सकता है। अच्छा, तो आपने तो बहुत अच्छी बात बताई है। और जैसे अमित जी ने हमारे सामने सारे डेटा हैं और उनको अच्छे से कोलैबोरेट किया है, अच्छे से बताया अपने को, और उन्हीं डाटा को थोड़ा और अच्छे से अनिल चौधरी जी ने बताया कि इन्होंने इनको ओटी अलाउंस के बारे में इनको मिला है। तो इससे अच्छी बातें और क्या हो सकती हैं, क्योंकि जिनको मिला है वो हमारे साथ ही हैं, इसमें कोई झूठ बोलने वाली बात नहीं है। पहले से मिल रहा था, लेकिन मैं उस टाइम पे एरियर नहीं ले पाया। जी जी। और इन्होंने जिन बच्चों को दिलाया है, जिनको अपने बच्चे भी हैं, बड़े भी हैं, मेरे सीनियर्स भी हो सकते हैं कुछ, जी जी, तो उन लोगों को इन्होंने जब दिलाया तो उनको एरियर के साथ में दिलाया है। मुझे पहले से लग रहा था, लेकिन मुझे जिस दिन लगा, और उससे पहले से मैं ड्यूटी कर रहा था जी ओटी में, लेकिन मुझे जिस मंथ में लगा उसी मंथ का मिला, एरियर नहीं मिला मुझे। इनकी भी उम्मीद बड़ी है। हाँ, कि एरियर तो मुझे उम्मीद है कि मुझे नहीं मिलेगा, क्योंकि वो 6 पे कमीशन की बातें थी, रूलिंग अलग थी, वो चीजें मेरे लिए पॉसिबल नहीं मिलेगा। ये देखेंगे, वो इतना भारी इशू नहीं है। 240 रुपीज। इसके अलावा सीएलई सेल को रीएक्टिवेट किया और कंटिन्यू नर्सिंग एजुकेशन सेल के थ्रू 4-5 सीरीज करवाई। अब प्लान ये है कि इसको और अच्छे से इफेक्टिवली काम करवाने के लिए पूरी कमेटी को
और स्ट्रेंथन करा जाएगा ताकि ये ना कि मैक्सिमम सीएनईस हो और हमारे जितने भी बच्चे हैं इनको बेनिफिट मिल सके। हमने नॉमेनक्लेचर को लेकर के काम किया, आपको भी पता है मुझे भी पता है कि हमारा 7 सीपीसी के अंदर नॉमेनक्लेचर चेंज हुआ था। हम लोग नर्सिंग ऑफिसर के लाने लग गए थे, असिस्टेंट इंचार्जेस की पोस्ट जो थी वो एसएनओ की जगह Senior सीनियर nursing नर्सिंग ऑफिसर हो गई थी। हमारे लेकिन प्रॉब्लम ये आ रही थी कि ये सैलरी स्लिप में ये अपडेट नहीं हुआ था। उसका इफेक्ट क्या आता था कि जैसे हमें पता चला कि कई लोग जो स्पेशली लोन के लिए जाते थे तो उनकी जो सैलरी स्लिप है उसमें स्टाफ नर्स लिखा होता था, लेकिन हम लोगों ने जो हमारे आई कार्ड अपडेट करवा लिए थे, अपडेट आई कार्ड में नर्सिंग ऑफिसर लिखा था। तो दोनों जगह दो अलग अलग डेजिग्नेशन होने की वजह से कई नेशनलाइज्ड बैंक्स जो है उनके रिक्वेस्ट है डिक्लाइन कर देते थे। तब इस बात को लेकर के हम लोगों ने फिर वापस से काफी देर तक वहां बात करी। हम लोगों ने कई पुराने जो ऑर्डर है वो निकाले, अकाउंट्स और एमआरडी में बात करी, डिस्कस करा, उन लोगों को समझाया और उन्होंने इस चीज को एक्सेप्ट करा और नॉमेनक्लेचर चेंज हुआ। अब आज के टाइम पे 95% लोगों का नॉमेनक्लेचर चेंज हो चुका है। कुछ लोगों का कुछ रीजन की वजह से रह गया, वो हो जाएगा। नॉमेनक्लेचर के बाद हम लोगों ने अगला काम किया, एक और मैटर हुआ था एनबीएसयू का, न्यू बॉर्न स्टेबलाइजेशन यूनिट। अब ये यूनिट क्या हुआ, रातों रात खड़ी कर दी गई। एक हमारे सर जो डॉक्टर साहब थे उन्होंने उनको निक्कू का एक एडिशनल डिपार्टमेंट खोलने के नाम पर, उसको एडिशनल रूम बनाने के नाम पे एनबीएसयू स्टार्ट कर दिया। उसमें यह हुआ कि यूनियन के पास जब कंप्लेंट आई तो यूनियन ने उसमें इंटरफेयर करा और उसमें ताला लगवा दिया इंचार्ज से कि जब तक कि यहाँ से अप्रूवल नहीं हो जाता वहाँ के लिए अलग से स्टाफ का आप एनबीएसयू नहीं चलाओगे। तो उसके बाद एक कमेटी बनाई गई और हमारे एएमएस उस समय थे, उनके तत्वाधान में, डॉक्टर फ्रांसिस के तत्वाधान में एक मीटिंग कॉल करी गई। उस मीटिंग के अंदर यूनियन, उस वहाँ के डॉक्टर साहब और जो हमारी एनएस टीम वो आई और उस समय वो इंचार्जेस वगैरह उस वार्ड से अलग वो सब आकर के वहाँ बैठे, हम लोगों ने मीटिंग करी और उनके बाद जब मीटिंग के अंदर ये हुआ कि उन्होंने एक्सेप्ट करा कि ठीक है ये बहुत जल्दबाजी में किया गया और उन्होंने उसके बाद उसको, हमने उनसे ये इस चीज पर राजी करवा लिया कि आप कम से कम 10 से 15 दिन हमें देंगे, 15 दिन में हम स्टाफ अरेंज करेंगे, उसके बाद आप उसे खोलेंगे। तब तक के लिए वो बंद रहा। ये काम हम लोगों ने करवाया यूनियन की तरफ से और ये हुआ और वहां पे 15 दिन बाद जब स्टाफ हम उनको अरेंज हुआ तब जाकर के वो एनबीएसयू को स्टार्ट किया गया। नेक्स्ट था चोरियों की वारदात बढ़ रही थी। कहां पर? मेन पार्किंग के अंदर। उस समय तक सीसीटीवी वहां पर नहीं थे, तो मेन पार्किंग में चोरी की वारदात बढ़ने के लिए यूनियन की तरफ से एक लेटर एएमएस सर को लिखा गया। एएमएस सर डॉक्टर बासु ने एक मीटिंग कॉल करी जिसमें उन्होंने सिक्योरिटी ऑफिसर और सबको बुलाया और यूनियन को बुलाया और मैटर रखे, सबकी कंप्लेंट्स थी हमने रखी उनके साथ में। उसका ही नतीजा है कि वहां जितने सीसीटीवी लग पाए वो लगे। अभी भी हम भी कोशिश कर रहे हैं कि उसमें और सीसीटीवी लगने चाहिए, हालांकि उस चीज को हम लोग दोबारा पूरी तरह से फॉलो अप नहीं कर पाए। हमने एक खाली इधर के ही मुद्दों को नहीं उठाया, हमने हमारे नर्सिंग स्टूडेंट्स के मुद्दों को भी ध्यान में रखा। उनके स्टाइपेंड को लेकर के हमने एक बड़ा सा मूवमेंट चलाया था, उनको भी इन्वॉल्व किया, उनकी तरफ से एक लेटर लिखा। जब हमें पता चला कि हमारे यहाँ पर नर्सिंग स्टूडेंट्स को 500 रुपए स्टाइपेंड मिलता है मंथली, जबकि एमबीबीएस स्टूडेंट का स्टाइपेंड बढ़ करके 21,500 उस समय हो चुका था, तब हम लोगों ने नर्सिंग स्टूडेंट के लिए एक लेटर बनाया, उनकी फाइल मूवमेंट हुई, उसमें काम अभी भी जारी है। उनकी सपोर्ट में काफी लेटर लिखे, 2 मीटिंग भी करी वहां पे जाके सेक्रेटरीट में जो लास्ट मीटिंग हुई जिसमें हमने कोलैबोरेशन में जीटीबी हॉस्पिटल की यूनियन के साथ वहां पे बात करी, जिसमें कि वो इस स्टाइपेंड को बढ़ाने के लिए 5,000 रुपए तक के लिए सर राजी हो गए थे कि एक उड़ीसा का मॉडल वो ले आए कि उड़ीसा मॉडल के अंदर 5,000 रुपए लेके देते हैं। तब वहां पर जाकर के हम लोगों ने बात करी तो ये कहा कि भाई हमें उड़ीसा का मॉडल नहीं चाहिए। जब आप दिल्ली में रहते हैं और हमारे पर सेंट्रल गवर्नमेंट के सारे नियम लागू होते हैं तो भाई जो सेंट्रल गवर्नमेंट में जो स्टाइपेंड मिलता है एम्स में, आरएमएल में, ठीक है, तो वो ही स्टाइपेंड हमारे को मिलना चाहिए और उसकी जो वो है वैल्यू है या प्राइस पैसे हैं वो है 13,000 रुपए 500 रुपए। तो हम अभी भी वो केस चल रहा है, हम लोगों ने इसको भी उठाया, हम उनके लिए भी काम किया। इसके अलावा हम लोगों ने एनएमओपीएस वाला मूवमेंट चला था, उसमें एक्टिव पार्टिसिपेशन किया। यूनियन की तरफ से 2 बार पार्टिसिपेशन हुआ जंतर मंतर पे और उसमें सबके सब मिलकर के पूरी बस भर के लोगों को लेके गए, पार्टिसिपेशन करा और नेशनल मूवमेंट फॉर ओपीएस के लिए यूनियन का पूरी तरह से उसके अंदर सहयोग रहा। पुरानी पेंशन का कई चीजें ऐसी हुई जिसमें हमें ऐसा लगा कि खाली मैनेजमेंट या सेक्रेटरीट से काम नहीं कर रहे हैं हो रहा, तो उसके लिए हमने मीडिया का सहारा लिया। हमने कई मैटर मीडिया में भी लाए और लोगों को अवगत कराया कि ये मैटर चल रहे हैं और उसकी वजह से दिक्कतें आ रही है, तो वो उनको उसमें सॉल्व करने के लिए मीडिया का पूरी तरीके से सहारा लिया। एक मुद्दा और था जिसके अंदर की क्या हुआ, जो अभी तक भी लंबित है, जिसमें हम लोगों ने गायनी पे 1B मैटर था। 1B जो वार्ड है वहां पर क्या हुआ, हमारे नर्सिंग ऑफिसर्स को एक दिन अचानक से
हटा दिया गया, उनको बोल दिया गया कि भाई आपको ये रूम खाली करना है, और उनको एक पेंट्री जैसा रूम दे दिया गया। उस रूम में देने के बाद और वो डॉक्टर्स ने रूम कब्जा कर लिया, तो यूनियन ने उसमें जाकर के बात करी और डॉक्टर्स को समझाने की कोशिश करी, पर डॉक्टर्स नहीं माने, तो यूनियन ने उसके ऊपर ताला लगा दिया। वो ताला अभी तक लग रहा है, ऑलमोस्ट 2 साल हो चुके हैं, बात नहीं बन रही है। वो हमें कई बार बुलाते हैं, हम कहते हैं कि आप अपने पूरे अस्पताल में जितने दर्द कमरे लेने ले लो, हमें उससे कोई मतलब नहीं। मेन ये है कि आप हमें एक कमरा हमारे नर्सिंग ऑफिसर्स के लिए काउंटर के पास दे दीजिए, ताकि वो भी वहां पे आराम से ड्यूटी के दौरान या ड्यूटी कंप्लीट होने के दौरान चेंजिंग रूम के रूप में उसको इस्तेमाल कर सकें। तो ऐसे कई मुद्दे हैं जिस पर हमने यूनियन ने काम किया, लेकिन कुछ कारणों की वजह से हम लोग इन बातों को लोगों तक नहीं पहुंचा पाए। तो ये उम्मीद करता हूं आपके माध्यम से ये बातें सबके पास पहुंच पाएगी। धन्यवाद मनीष जी। बिल्कुल बातें पहुंचेंगी और बातों पे अच्छे से काम भी होगा, लोग अवेयरनेस भी होंगे इस चीज से। आपने इतना अच्छा किया है नर्सिंग के हित में कि जो आपकी नर्सेज हैं, मानव हित के लिए बहुत अच्छी आपने चीजें करी हैं। तो मेरा सेकंड क्वेश्चन अनिल जी से है कि अनिल जी, आपसे सबसे पहले ये जानना चाहेंगे कि आपके पास और बहुत सारे ऑप्शन थे, बहुत सारे पैनल थे जहां से आपके पास अपॉर्चुनिटी आई थी जाने के लिए, लेकिन आपने लक्ष्य टीम को ही क्यों चुना? ऐसा क्या आपने देखा लक्ष्य टीम में? इसके बारे में आप मुझे थोड़ा सा बताइए। देखो मनीष, जो काम अमित ने बताए हैं अभी, जी एक तो वो वजह है, लोग मुझे अप्रोच कर रहे थे कि इन लोगों ने काम नहीं किया। जी जी मेरे पास ये लेके आ रहे थे कि करंट यूनियन जो अभी चल रही है, जिसमें ये जीएस है अमित जी, जी जी इन लोगों ने कोई काम नहीं किया। लेकिन मुझे एज ए स्टाफ नर्सिंग ऑफिसर मुझे सारा पता था, मेरे सामने जो काम हो रहे थे मुझे पता चल रहे थे, तो डिसाइड मुझे करना था, मुझे मेरा ब्रेन काम में लेना था। मैं किसी की बोली हुई बात पे विश्वास नहीं करता। जी जी तो मुझे पता था काम हो रहा है, लेकिन वो काम जिस स्पीड में होना चाहिए, एक यूनियन का जो फ्लो है उसमें नहीं हो रहा था। जी तो बाकी लोग जब मुझे अप्रोच कर रहे थे तो उनके अलग अलग थे कि आप ऐसे करो, हम ये करेंगे। जितने भी हैं बड़े लीडर्स मान लो जो पैनल में आ रहे हैं, अभी और भी आएंगे शायद, कोई आपके पास में भी आके बात कर ले, जी। पॉडकास्ट में भी आ जाए। लेकिन इन लोगों को काम किया, जी और मैं एज ए यूनियन मेंबर था, एज ए नर्सिंग ऑफिसर, मैंने देखा कि कुछ लोग काम साथ में कंधा मिला के नहीं कर रहे थे, टीम में यूनिटी नहीं थी। ये लोग जो साझा मिनिमम एजेंडा लेके आना चाह रहे थे वो आ नहीं पाया था, इनका प्रिपेयर हो नहीं पा रहे थे, नहीं पा रहे थे। क्या कारण था ऐसा? कारण ये था कि पिछले इलेक्शन के बाद में कुछ चीजें ऐसी हुई, अलग अलग आइडियोलॉजी के लोग इकट्ठे हुए। जी उसके बाद में कुछ महत्वाकांक्षी लोग थे, उन्होंने अपनी महत्वाकांक्षाएं पूरी करने के लिए हमारे ऊपर कॉम्प्लिकेशंस कर दी, खासतौर पे इन लोगों पे। जी उनके अलग एम्बिशंस थे जो इनके लिए कॉम्प्लिकेशन बन गए। इनको बहुत अच्छी तरह पता, और भी बताएंगे ये लोग। जी तो उन चीजों में देखा, डिसाइड किया कि मैं अगर इनके साथ जाता हूं तो मुझे एक तो जीरो से शुरुआत नहीं करनी पड़ेगी। अगर मैं किसी भी नए पैनल के साथ में जाता, वहां मुझे जो जीएस मिलता उसको नहीं पता था, एक चैनल क्या होता है, क्या अप्रोच होती है, यूनियन में किस तरह काम किया। मेरे लिए पॉजिटिव बात ये थी, पहले तो जीरो से स्टार्टिंग नहीं कर रही। दूसरा, मैंने जितना मेरे लेवल पे पता किया और लोगों से पता किया, हॉस्पिटल में पता किया, तो उसमें ये लोग खरे उतर रहे थे। काश मैं इनके साथ में पहले से होता या पिछले इलेक्शन में मैं होता जी तो हम और अच्छी तरह काम करते। मेरी आइडियोलॉजी से, मेरी सोच से। और जो नर्सिंग कैडर की बात करते हैं, खाली नर्सिंग कैडर की यूनियन 1200 लोगों की, 1200 प्लस लोग हम थोड़े यूनियन में। हाँ, उस टाइम पे थोड़े ज्यादा थे। डेली वेजेज वाले 150 बच्चे और थे हमारे साथ में। जी जी कुछ कम हुए, किसी भी कारणों से निकल गए। तो 1200, 1300, 1500 स्टाफ की जो यूनियन है, उसमें आप ये चीजें नहीं कर सकते कि ये होना चाहिए, ये होना चाहिए। आपका मेन फोकस होना चाहिए केडर का, डॉक्टर्स का इन्वॉल्वमेंट नहीं होना चाहिए। पिछली बार इन पे आरोप लग रहा था, पिछला इलेक्शन अगर किसी को याद हो तो शायद जो सुन रहे हैं उनको याद होगा कि अमित डॉक्टर्स लॉबी या एडमिनिस्ट्रेशन लॉबी के साथ में है। लेकिन अब उल्टा हो गया। अभी रिसेंटली एक आया था मेरे जुड़ने के बाद में, परसों 3-4 दिन पहले, कि डॉक्टर्स की एक कमेटी ऑर्गेनाइज की गई इसी इलेक्शन को रुकवाने के लिए। हाँ, वो होगा सर्कुलर, आपको भी मिल जाएगा शायद। जी जी हर जगह सर्कुलेट हुआ। तो डॉक्टर्स लॉबी को तो हमारे अंदर घुसना ही नहीं चाहिए। पहली बात तो नर्सिंग के अंदर हमारा तो कोई लेन देन नहीं होना चाहिए इससे। तो बिल्कुल मैं इसके पूरा पक्ष में हूँ कि डॉक्टर्स का और हमारा कोई रिलेशन नहीं है। उनका सिर्फ हमारा इतना काम है कि वो ट्रीटमेंट करें, हम उनको फॉलो करें। यूनियन में तो बिल्कुल नहीं। बिल्कुल हमारे एडमिनिस्ट्रेशन के लिए एएनएस भी है, डीएनएस भी है, वो एडमिनिस्ट्रेशन अथॉरिटी मेटन भी है। 3 एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटी है हमारे पास में, एएनएस, डीएनएस और नर्सिंग सुपरिटेंडेंट। तो हमारे मुद्दे वो देखें। दूसरा, हमारी यूनियन है ट्रेड यूनियन। तो ट्रेड यूनियन जो एडमिनिस्ट्रेशन के खिलाफ जाके काम करना चाह रही है, एम्प्लॉय के हित में, यूनियन का मेजर काम होता है एम्प्लॉय के अधिकारों की रक्षा करके राइट्स पे काम करना, एडमिनिस्ट्रेशन के खिलाफ काम करना, और उसी को वो लोग उसमें इन्वॉल्व करवा रहे हैं।
तो जैसे हमें पता लगा ये आ रहा है इस तरह का, तो हम लोगों ने इन्होंने विरोध किया, जो भी अप्रोच ली और वो इलेक्शन आज हो रहा है। इसका मतलब हमारे एडमिनिस्ट्रेशन के साथ में ये लोग नहीं है। आज मतलब बिल्कुल रिसेंटली 5 दिन पहले, 3 दिन पहले, अभी 24-25 तारीख को अप्रूव हुआ, आज 27 हुई है, शायद 27 है ना, तो 3 दिन पहले की बात है। और काम कर रहे हैं, अच्छा काम किया है इस लेवल पे। और क्या कर सकते हैं जब आपकी पूरी इतनी अच्छा मतलब चलना हो, आपको दूर तक जाना हो। ऑनेस्टी के साथ काम किया है तो उनके साथ आपको जुड़ना भी चाहिए बहुत अच्छा सारी काम है, ये मैंने देखा है इतना तो। जी जी तो ये तो सामने है, और भी मतलब बहुत सारे काम हुए तो ना ये बता सकते। आप पूछ के देखिए लोगों से, और आप लोग खुद रहे हो उस टाइम पे, जी जी आपको पता लगा। आपके भी ये लोग फेवर में आए थे जी, एक टाइम बिल्कुल। पे जब चीजें हुई थी। आपके सैलरी वेलरी की, ये मनीष जी वैसे मैं बता देता हूँ, डेली वेजेस पे नर्सिंग ऑफिसर रह चुके लोकनायक हॉस्पिटल में, और हॉस्पिटल का कांटेक्ट था इन लोगों के साथ में। उसके बाद में इनका जो भी गवर्नमेंट ने भी इन लोगों के साथ में धोखा किया कि हम कोविड वॉरियर्स को एक्स्ट्रा कुछ देंगे। इनका कोर्ट में भी इशू चल रहा है, और बाकी हम लोग भी कॉन्टेक्ट वालों की तो हम हमेशा साथ में रहे, हमारे जो कॉन्टेक्ट्स के एम्प्लॉई हैं। तो बहुत सारी वजह, ओवरऑल मिला के देखे, उन लोगों को देखा जाए जो मेरे सामने और पैनल आ रहे थे, उनका तरीका देखा जाए, उनकी अप्रोच देखा जाए, उनका विजन देखा जाए, वो सारी चीजों को देखने के बाद में एक मैं अगर ऑप्शन पे पहुंचता है कि मुझे किसके साथ में जाना चाहिए, तो मुझे टीम लक्ष्य में जो पुराने लोग मिल रहे थे, अब मैं अकेला नहीं आया हूँ, मेरे साथ में और नए लोग जुड़े हैं। आप उन लोगों के नाम सुनोगे, आप उन लोगों से मिलोगे, और अभी हम मैनिफेस्टो लेके पर्सन टू पर्सन मिल रहे हैं। तो जो लोग हम लेके जा रहे हैं साथ में, उन लोगों के चेहरे, फेस वैल्यू, आइडेंटिटी, हम सारे के सारे ऐसे लोग आ रहे हैं जिन्होंने हमेशा आईसीयूज में ड्यूटी करी है, ओटीज में ड्यूटी करी है। हम कभी बहाना लेके या मेडिकल बैकग्राउंड लेके 9 to 4 ओपीडी में नहीं बैठे, कहीं लाइट एरिया में ड्यूटी नहीं करी। हमारे इतने ट्रांसफर्स हुए हैं, मतलब उस तरह के लोग जुड़े हैं हम। ऐसा ये नहीं है कि मैं अकेला जुड़ा हूँ। इन लोगों ने एक अच्छी तरह से फिल्टर करके बहुत अच्छी टीम बनाने की कोशिश करी, मुझे भी अप्रोच किया। तो देखो, अच्छे लोग होंगे, सही लोग होंगे, सच्चे लोग होंगे, साथ में आने वाले होंगे। अल्टीमेटली मुझे क्या करना है, हमारे कैडर के लिए काम करना है जी। बाकी बहुत सारी चीजें हैं, एडमिनिस्ट्रेशन लेवल पे होंगी, पीडब्ल्यूडी लेवल पे होंगी। लोग आएंगे, बातें करेंगे, हम ये करवा देंगे, वो करवा देंगे। आपको ईमानदारी से सोचना है, जो मेरे को सुन रहे हैं, कि कौन ये काम करवा सकता है। कोई आपको बोलेगा कि हम आपको अटैच बाथरूम बनवा देंगे, हाउ इट्स पॉसिबल कि एक पुरानी बिल्डिंग है, नई नई बिल्डिंगें बन रही है, उस बिल्डिंग में जगह नहीं है। कुछ लोगों को मैंने एक पैनल का मैंने मैनिफेस्टो पढ़ा कि हम लोग सेपरेट सिटी इंचार्ज ऑफिस दे देंगे जी, उसके साथ में स्टोर दे देंगे। ये तो सर सरपंच वाले चुनाव की तरह मामला हो गया। बात सरपंच की नहीं, आप वादा उतना करो। मनीष जी, मेरा मनीष बोलने का ये है कि वादा उतना करो जो निभा सको। निभा सके। वहाँ पे जो इंचार्ज, उनको पता है कि हमें सेपरेट ऑफिस नहीं मिल सकता, इस कमरे के अंदर मेरे पास इतना बड़ा है, इसमें मैं बाथरूम नहीं बनवा सकता। लेकिन जो चीजें यूटिलाइज हो सकती है उनको हम अच्छी से करवा सकते हैं। हम हितों के लिए लड़ाई कर सकते हैं, इनके हक के लिए लड़ेंगे। आप आवाज उठाओ, हमारी नर्सेज जहां भी ड्यूटी कर रही है, उनके साथ में कहीं भी कुछ हो रहा है, सबसे पहले आवाज उनको उठानी पड़ेगी, आप लोगों को उठानी पड़ेगी। आप लोग आवाज उठा के हमारे पास आओगे, हम आपकी आवाज बनेंगे। अगर हम आपके साथ में नहीं आते हैं, फिर आप हमें बोलना कि आप उस दिन बोल रहे थे और आज निकल के नहीं आए। लेकिन बिल्कुल सही बात के ऊपर आप आना। आप मेरे साथ ड्यूटी कर चुके हैं, जी जी, आईसीयू 2 न्यूरो सर्जरी आईसीयू में मैंने तो 3 साल हाँ, काम किया बिल्कुल आपके साथ, किया है। सेम तो डिपार्टमेंट। बताओ, मैं ऐसे कौन से काम में मैं डॉक्टर से नहीं भिड़ा। मैं डॉक्टर पांडे के साथ में भी मिला हूँ, मैं सिटी इंचार्ज से भी भिड़ा हूँ, हर चीज के साथ में मैं गया हूँ। जो चीजें हमारे नर्सिंग कैडर के लायक नहीं है, तो बहुत सारी हैं। चलो, हमें आपसे ठीक लोग हैं, सही लोग हैं, अच्छे लोग इनको और मिले, हम फिल्टर करके आए हैं। बाकी हमारे हॉस्पिटल की नर्सिंग ऑफिसर्स को, सीनियर नर्सिंग ऑफिसर्स को और यूनियन के जो मेंबर्स बने हैं, उन सबको तय करना है कि हम लोग क्या कर सकते हैं, बाकी लोग क्या कर सकते हैं। लेकिन हम एटलीस्ट ये आपको एश्योर करते हैं, हम कैडर के लिए काम करेंगे, सही लोगों के लिए काम करेंगे, सही के लिए काम करेंगे, गलत नहीं करेंगे, पार्शियलिटी नहीं करेंगे, किसी का नुकसान नहीं होगा, किसी के पर्सनल पे जाके काम नहीं करेंगे। चलो, बहुत अच्छी बात कही आपने, और हमें उम्मीद है कि आप और भी अच्छा करेंगे अपने इसी कार्यकाल में। अनिल जी, अगला सवाल मेरा आपसे है कि एक फेयर ट्रांसफर पॉलिसी के लिए आप क्या करेंगे, इस बताइए थोड़ा सा। देखो, जो भी हॉस्पिटल में इंटर डिपार्टमेंट ट्रांसफर्स होते हैं, उनके लिए हमारा एजेंडा एक तो इन्होंने ड्राफ्ट बना रखा उसका। जी, दूसरा हमारा ये कि जैसे ही अभी नया बैच आएगा, तो उसमें जो बच्चे आएंगे, उनको जो हार्ड वर्किंग एरिया है, कैजुअलिटी, इमरजेंसी, ओटी, आईसीयू, उनमें रखा जाए उनको। जी, और इन एरियाज में से जो सीनियर्स हैं या जो वहां से हटना चाहते हैं, लाइट एरियाज में जाना चाहते हैं, उन लोगों को प्रायोरिटी दी जाए। जी, दूसरा हमारा रहेगा कि जो मैटरनिटी लीव से हमारे जो साथी आती हैं, जी, उनको
बाउंडेड ये है कि इस डिपार्टमेंट से आपने मैटरनिटी लिया तो उसमें ज्वाइन नहीं करवाया जाता। ट्रांसफर हो जाता है। तो जहां तक अगर वो बच्चे चाहते हैं या जो साथी हमारे चाहते हैं कि हम इसी डिपार्टमेंट में कर सकते हैं, डिपार्टमेंट को कोई ऑब्जेक्शन नहीं है, तो उनको वहीं रखा जाए। और तीसरा, जो हमारे काफी सीनियर्स है जिनके इसमें रिटायरमेंट में काफी कम समय बचा है और वो किसी भी डिपार्टमेंट में काम कर रहे हैं, वहाँ बहुत अच्छी तरह से सेट है या काम करते आ रहे हैं, तो उनको वो फैमिलियर माहौल मिलता है। तो उस जगह से उनको रिटायरमेंट आ गया, 2-3 साल बचे हैं, तो उनको परेशान नहीं किया जाए, दूसरे डिपार्टमेंट में नहीं भेजा जाए। इसके लिए कुछ ड्राफ्ट इन्होंने बना रखा है, कुछ पॉइंट्स हमें ऐड करने होंगे, लोगों की राय लेंगे और उसके हिसाब से करेंगे। बिल्कुल।